हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की तीसरी शिक्षा नीति को स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, स्वीकृति ही दी है, अभी शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। तो भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति को स्वीकृति हुई है, तो उसी के आधार पर आज हमारा ये लेक्चर उसी पर बेस्ड है। और इसका जो टाइटल है वो है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। तो हम बात करेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा किस किस क्रम से विकसित हुई, और आज जो हम जान रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, तो वो किस क्रम में विकसित हुई है, आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो हालांकि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मध्य प्रदेश की शिक्षा हो, चाहे वो भारत की शिक्षा हो, और चाहे वो किसी भी शिक्षा नीति के बारे में हो, यहाँ पर हम संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, हालांकि हमारा टाइटल क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। तो आधुनिक शिक्षा का विकास हमारे भारत में, जब हम भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो अंग्रेजों के आगमन के समय से ही प्रारंभ लगभग हो जाता है। लेकिन चूंकि अब हमें थोड़ा सा भारत की शिक्षा के बारे में वृहद तरीके से जानना है, तो हमें प्राचीन भारत में जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी या मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा प्रचलित थी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें जानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात यह है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों व्यक्ति के लिए एक शिक्षित होना या उसके लिए एक शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, शिक्षा वह है जो, या ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों, साथ ही उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, जिससे कि वह व्यक्ति समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो क्या करती है शिक्षा, व्यक्ति में के अंतर्निहित गुणों को का भी विकास करती है और साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास करती है या उसको बेहतर बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों आपको शिक्षित किया जाता है। तो इसके लिए गांधी जी ने बहुत सारे सिद्धांतों के रूप में शिक्षा के महत्व का वर्णन किया है। उनमें से सबसे पहला है कि जीविकोपार्जन हेतु, मतलब कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर आप शिक्षित होंगे तो आप नौकरी कर सकेंगे, आप पैसा कमा सकेंगे और अपना जो है तो जीवन स्तर को आप अच्छा कर सकेंगे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। अगर ऐसी शिक्षा होगी तो निश्चित तौर पर ये जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी हम देखते हैं, जो गरीबी है, ये इसका निपटान अपने आप स्वतः हो जाता है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या है या दूसरा उपयोगिता क्या है शिक्षा की, कि शिक्षा से एक सांस्कृतिक पक्ष भी शिक्षा का है, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास करे। मतलब कि गांधी जी के कथनानुसार संस्कृति ही शिक्षा का मूल आधार है। ठीक है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो यही संस्कृति हमें उसके व्यवहार में परिलक्षित भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखें, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति खड़ा है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा है, तो आप निश्चित तौर पर उनके व्यवहार से ही आप पता कर पाते हैं कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है और यह अनपढ़ व्यक्ति है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो यह व्यक्ति के पूर्ण विकास में भी मदद करती है शिक्षा। तो हमने देखा है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में भी महत्वपूर्ण साधन होती है, और साथ ही साथ उसके नैतिक विकास में भी शिक्षा की भूमिका अहम हो जाती है। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के विकास की। तो प्राचीन भारत में थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे प्राचीन भारत में जो शिक्षा का मूल आधार था वह शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। यह गुरुकुल पद्धति क्या थी कि आपने देखा होगा कि जब श्री राम जो है शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं, श्री कृष्ण भी उज्जैन में जो है संदीपनी आश्रम में संदीपनी गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये जो पद्धति थी ये गुरुकुल पद्धति कहलाती थी। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में शिक्षा का जो पद्धति है वो गुरुकुल पर आधारित थी, जहां पर शिष्य गुरु के पास रहकर उसके समीप रह करके और अध्ययन करता था। ठीक है, अब प्राचीन भारत में हमारे यहाँ पर कई सारे विश्वविद्यालय भी हमने देखे हैं, जिनमें कि तक्षशिला का नाम आता है, नालंदा का नाम आता है, और साथ ही साथ आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी नाम
यहाँ पर शामिल किया जाता है। ये प्राचीन भारत के ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जो ना सिर्फ भारत में अपितु विश्व भर में भी लोकप्रिय थे। तो यहाँ पर भारत के भी विद्यार्थी साथ ही साथ विदेशों से भी लोग अध्ययन के लिए इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषयों की पढ़ाई भी की जाती थी। जैसे मैं बात करूं तो चिकित्सा शास्त्र हो गया, ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया आपका, ठीक है, गणित हो गया। तो ये जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों की पढ़ाई जो है प्राचीन भारतीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में ही की जाती थी। और शिक्षा का जो मूल भाषा थी वो कौन सी भाषा में वहां पर पढ़ाई होती थी? तो संस्कृत भाषा में वहां पर की जाती थी। ये तो बात थी प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार हमारे भारत में अरबों का, साथ ही तुर्कों का, जिसमें कि हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है हमारे भारत में शासन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये जो बाह मुसलमान या बाह इस्लामी जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने आकर भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया, और इसके कारण हमारे भारत की जो शिक्षा का जो विकास था वह विकास बहुत मंद गति से हुआ, या मैं यूं कहूं कि भारत में शिक्षा का विकास एकदम से रुक गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो मूल उद्देश्य था इन आक्रमणकारियों का, वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, क्योंकि इनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो भी शरीयत पर ही आधारित होते थे। तो इनका सिर्फ मुख्य कार्य था भारत पर शरीयत कानून को लागू करना और उसी के अनुसार अपना शासन व्यवस्था संचालित करना। तो इनके रहते हमारे भारत में या मध्यकालीन भारत में शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। क्योंकि प्राचीन भारत में बहुत ज्यादा शिक्षा विकसित थी भारत की, तो मध्यकालीन में तो और होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो आक्रमणकारी आए उनके रहते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर आगे बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फारसी, अरबी, उर्दू और संस्कृत के साथ साथ कई स्थानीय भाषाएं जो हैं, जैसे हिंदी हो गया आपका, राजस्थानी हो गया, इन भाषाओं का जो है विकास हो चुका था। ठीक है, उनमें बुंदेली है, तो ये भाषाएं लगभग अपना स्थान ग्रहण कर चुकी थी, और इन भाषाओं में भी वहां पर साहित्यों का लेखन प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की बात, जो कि आधुनिक हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास आधुनिक काल के इतिहास के प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी के आसपास एक कंपनी हमारे भारत में आती है जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो उस समय पर ब्रिटेन की जो ट्यूडर वंश की रानी थी, महारानी थी एलिजाबेथ ने कुछ लोगों को एक कंपनी के माध्यम से यहाँ पर व्यापार करने के लिए भेजा। अब आपको पता है लगभग ये टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ आपको 1600 के आसपास। तो टाइम पीरियड कब है? ये 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ठीक है, और इस समय भारत पर क्या हो रहा होता है? इस समय पर भारत में मुगलों का शासन हो रहा होता है। मुगलों की अगर मैं बात करूं तो 1600 में लगभग यहाँ पर अकबर शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, अकबर लगभग 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनकी जगह पर जो है बादशाह के रूप में बैठते हैं इन्हीं के पुत्र जहांगीर। अब जहांगीर के ही काल में आपने ये भी पढ़ा होगा आधुनिक भारत के इतिहास में कि जहांगीर के समय ही सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और फिंच जैसे अंग्रेज जो है तो उनके पास आते हैं, और ताकि उनसे परमिशन लेने के लिए कि हम यहाँ पर व्यापार कर सकें। लेकिन धीरे धीरे यही लोग क्या है एक व्यापार कंपनी के रूप में तो आए थे, लेकिन निश्चित तौर पर आगे चलकर हम देखते हैं कि 1757 के प्लासी के युद्ध में और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीतने के उपरांत इनकी राजनीतिक स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक भयंकर नरसंहार था जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा गया था। तो बंगाल की शक्ति वहां पर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध 57 में और बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। तो जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो वहां पर अंग्रेज तो थे
और साथ में यहाँ पर 3 लोगों का गुट था, जिनमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, साथ ही साथ मुगल सम्राट भी थे यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, और बंगाल में मीर जाफर जो थे। ये 3 लोगों ने मिल करके और ये लड़ाई लड़ी थी, जिसमें संभवतः जिनमें अंग्रेजों की जीत भी हुई थी। और इसी के उपरांत जो है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस समय पर बंगाल का गवर्नर था, उसने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी करी थी। अब इस जीत के उपरांत अंग्रेजों का मनोबल बढ़ चुका था। अब उन्हें लगता था कि अब भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें पराजित कर सके, और संभवतः हुआ भी ऐसा है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी 1764 तक की। इसके बाद बात करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा चार्टर्ड एक्ट के बारे में। अब चूंकि आधुनिक भारत के शिक्षा के विकास को मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। एक है आपका स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन सी शिक्षा में विकास हुए, और दूसरी बात हम करेंगे जब हमारा देश आजाद होता है उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विकास किए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अब यहां से आपको समझना है थोड़ा सा कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास का जो क्रम है वो कैसे चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो सारी समिति है, वह कमीशन है, वह आयोग है जो शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश काल में स्थापित किए गए। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूं, आपको पता है कि हमारे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में 1787 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई। अब मदरसा मतलब कि इस्लामी शिक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर उस मदरसे में जो इस्लामी साहित्य है जो कि अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए, उनके विकास के लिए व उनके अध्ययन के लिए वो मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके 4 साल बाद 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन के सहयोग से एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना इन्हीं के शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में की गई। अब संस्कृत विद्यालय है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संस्कृत साहित्यों का अध्ययन के लिए या संस्कृत साहित्यों के पुनरुत्थान या उनके विकास के लिए ही इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर थोड़ा सा और बात करें तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 1799 में जो है तो एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो उस समय के जो बड़े बड़े जो सामंत थे, पूंजीपति वर्ग था, जो राजा महाराजा होते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ही इस कॉलेज को खोला गया था। या ऐसा कह सकते हैं कि जो असैनिक अधिकारी थे उन असैनिक अधिकारियों के लिए या उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। अब ये तो बात थी 1799 तक, लेकिन उसके बाद जो प्रमुख विकास चालू होता है वो होता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। अब होता क्या है 1813 के चार्टर्ड एक्ट में? तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया जाता है। अब कह दिया गया, इसमें यह प्रावधान डाल दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में कि भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। अब चाहे तो वो स्कूलों की स्थापना के लिए हो या टीचरों की नियुक्ति के लिए हो या किसी भी प्रकार में, लेकिन 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। लेकिन चूंकि उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके पास शिक्षा कैसी होगी उसकी ऐसी कोई रूपरेखा तो थी नहीं, तो ये जो 1 लाख रुपए का व्यय था ये अगले 20 वर्षों तक इसको खर्च नहीं किया जा सका। हालांकि उसका एक कारण और जान पड़ता है कि इस समय पर एक आंग्ल प्राच्य विवाद के रूप में हम पढ़ते हैं कि एक आंग्लवादी थे और दूसरा प्राच्यवादी थे, तो इनका एक विवाद शुरू होता है और अंतिम में जाकर के जो आंग्लवादी थे उनकी विजय होती है और भारत में जो शिक्षा की नीति बनती है वो अंग्रेजी माध्यम बनती है। तो थोड़ा सा समझना ये है यहाँ पर कि जो आंग्ल और प्राच्य विवाद है ये क्या होता है। आंग्ल का मतलब होता है कि जो अंग्रेजी भाषा में अब भारतीय शिक्षा को पढ़ाया जाएगा या भारतीय शिक्षा का जो मीडियम होगा वो अंग्रेजी भाषा होगी। और जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का मत था कि भारत में शिक्षा का माध्यम स्थानीय या लोकल लैंग्वेज जो वहां पर, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, इन्हीं भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।
तो हालांकि जो आंग्लवादी थे और जो प्राच्यवादी थे, इन्हीं विवाद को हम आंग्ल और प्राच्य विवाद के रूप में जानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानना यह है कि जो प्राच्यवादी थे, उन प्राच्यवादियों का नेतृत्व कर रहे थे एच.टी. प्रिंसेप। एच.टी. प्रिंसेप महोदय का कहना था कि हालांकि भारत जो है या भारत के जो विद्यार्थी हैं वो साहित्यों का अध्ययन तो करेंगे, वो चाहे वो यूरोप के हो चाहे वो भारतीय हो, लेकिन उनका जो मूल मीडियम होना चाहिए वो उनका स्थानीय लैंग्वेज ही होना चाहिए। जबकि जो आंग्लवादी थे उनमें आपके मैकाले महोदय आते हैं, उनमें मुनरो महोदय थे, उनमें एल्फिंस्टन महोदय हैं, और इनका मानना था कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम बने वो अंग्रेजी माध्यम बने। क्योंकि आपको एक मैकाले का कथन बताते हैं कि मैकाले का एक कथन था कि ब्रिटेन की पुस्तकालय के अंतिम पंक्ति में रखे एक पुस्तक की महत्ता भारत और अरब जगत के साहित्यों से कहीं अधिक जान पड़ती है। तो उनका मतलब था कि निश्चित तौर पर हमें जो भारतीय शिक्षा की पद्धति है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, और जो भाषा रखी जाए वो क्या रखी जाए, अंग्रेजी रखी जाए। हालांकि मैकाले से काफी ज्यादा प्रभावित थे उस समय के तात्कालिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भी मैकाले का समर्थन करते थे और उनकी भी इच्छा थी कि भारत में जो शिक्षा नीति बने वह शिक्षा नीति अंग्रेजी माध्यम से हो। इसलिए अब 1813 के चार्टर एक्ट में आपने एक प्रावधान और देखा होगा कि 1813 के ही चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत आगमन की अनुमति दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? क्योंकि निश्चित तौर पर उनका जो मूल उद्देश्य था वो था कि यहाँ पर आकर लोगों का धर्मांतरण करना, ठीक है, उनको जो है तो उनके धर्म से परिवर्तित करके उनको ईसाई बनाना। इसलिए यहाँ पर 1813 के एक्ट में ये प्रावधान भी किया गया। फिर आगे चलकर आप देख रहे हैं कि आंग्लवादियों की विजय होती है, तो अंग्रेजी माध्यम ही भारत की शिक्षा का माध्यम हो, ऐसा प्रावधान रखा ही क्यों गया? तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि मैकाले महोदय जो थे उनका मानना था कि उस समय पर भारत जो है धार्मिक एकता व जातिगत एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और भारत का विभाजन उस समय पर करना लगभग नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था। तो मैकाले महोदय की नजर में अंग्रेजी माध्यम ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम भारतीयों को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपको पता है कि भारतीयों, मैकाले का एक कथन भी मिलता है कि हम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय हैं उन्हें ऐसा बना देंगे कि वो रंग और रक्त से तो भारतीय हों लेकिन अपने व्यक्तित्व व विचार से वो ब्राउन कॉलर हो जाए, मतलब कि अंग्रेजी व्यक्ति महसूस हो। तो अब होता क्या है कि मैकाले महोदय लगभग उस समय संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के उपरांत ही वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ना तो हम धर्मांतरण के द्वारा ना ही व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रताओं में हनन, इन सबको छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक ऐसा ही शस्त्र है अंग्रेजी, कि अगर हम इन्हें अंग्रेजी में शिक्षित कर दें तो निश्चित तौर पर हम भारत का विभाजन कर सकते हैं भारत में ही। तो एक एलीट क्लास हो जाएगा, उच्च वर्ग जो अंग्रेजी को जानता हो और दूसरा जो नहीं जानता हो। तो इसलिए जो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया और आगे चल करके 1833 के चार्टर एक्ट में इसी शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी रखा गया। और इसके बाद मैकाले महोदय आते हैं। अब मैकाले महोदय का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में वो घोषणा करते हैं, लेकिन इनकी एंट्री कहां से होती है, ठीक है। इनका जो लॉर्ड मैकाले हैं इनका पूरा नाम मिलता है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अब ये एक इतिहासकार भी हैं, एक राजनीतिज्ञ भी हैं। अब आपको पता है कि इन्होंने भारत में ना सिर्फ आधुनिक शिक्षा का इन्हें जनक कहा जाता है मैकाले को, बल्कि इन्होंने भारत के लिए दंड विधान का भी निर्माण किया है। ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ब्रिटेन के लिए भी, और ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे उन सब के लिए इन्होंने एक विधि संहिता बनाई थी और वह विधि संहिता भारत के लिए भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि वो लगभग इस विधि संहिता को बनाने के लिए 3 दिन तक कमरे में बंद हो गए थे और लगभग फिर उन्होंने 1837 में इस विधि संहिता को बनाया, जिसे कि आगे चल करके 1860 में लगभग 33 साल बाद जो है तो पारित या किया गया, इनेक्ट किया गया।
ठीक है, तो ये तो थे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र जो है 1835 में आता है, और इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से ये प्रावधान होता है कि भारत में जो आगे चलकर शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब कि अधोगमन निस्यंदन सिद्धांत। ये क्या था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी? इनका मानना था कि हमें सभी लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित नहीं करना है, सिर्फ कुछ ऐसे वर्ग को शिक्षित करना है, और इन्हीं वर्ग के माध्यम से जो है तो अंग्रेजी माध्यम जो है तो या ज्ञान जो है या शिक्षा जो है नीचे तबके को मिलती चली जाएगी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये था मैकाले का घोषणा पत्र जो उन्होंने 1853 में जारी किया, इसीलिए मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? वुड डिस्पैच मतलब कि चार्ल्स वुड नामक एक व्यक्ति थे, ये एक आयोग बनाया गया जो कि भारत में शिक्षा के विकास या मैकाले की शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था 1854 में। अब 1854 में उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में यह डिस्पैच जो है लाया गया, और चार्ल्स वुड के ही नाम पर वो डिस्पैच किया गया। इसमें लगभग 100 धाराएं रखी गई इस डिस्पैच में, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा या भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा क्यों जाता है? क्योंकि उसमें लगभग ऐसे सारे प्रावधान, जो कि ये प्रावधान हमें ना तो मैकाले की शिक्षा नीति में दिखाई दिए, और जो प्रावधान अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, उच्च शिक्षा कैसी हो, माध्यमिक शिक्षा कैसी हो, ये स्पष्ट प्रावधान पहली बार वुड डिस्पैच में किया गया। वुड डिस्पैच में ही किया गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय गठित किए जाएं, और वुड डिस्पैच की ही अनुशंसा के आधार पर 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1857 में। ठीक है, तो इसके बाद बात करें तो कुछ महिला शिक्षा की भी बात किया जाता है। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात यहाँ पर की जाती है वुड डिस्पैच के द्वारा। इसके बाद आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में आता है, और हंटर कमीशन का भी उद्देश्य है कि वुड डिस्पैच की जो शिक्षा नीति थी उस नीति की समीक्षा करना। और हंटर कमीशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो उच्च शिक्षा नहीं था, वो आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ही यह जो है हंटर कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा। किस शिक्षा पर? उच्च शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो मतलब कि इनका मत था सिर्फ 12वीं क्लास तक की शिक्षा पद्धति कैसी हो, इस पर इन्होंने इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया। इसके बाद बात करें तो इन्होंने बोला था कि जो है तो प्राथमिक शिक्षा है वो ग्रामीण स्तर पर खोली जाए, साथ ही इनका नियंत्रण जो है और कड़ा कर दिया जाए, और इन्हें जो है तो एक स्थानीय जिला बोर्डों के अधीन कर दिया जाए, ताकि जिला बोर्ड जो है उनसे वो उपकर के रूप में कुछ पैसे भी प्राप्त हो जाए, और वही पैसा वो उस शिक्षा के विकास में लगा सके। ठीक है, तो ऐसा करके हंटर कमीशन ने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी 1882 में। इसके बाद आता है एक रैले कमीशन। रैले कमीशन का गठन जो कि 1901 में इस समय पर लॉर्ड कर्जन यहाँ पर भारत के वायसराय होते हैं, और भारत के वायसराय के समय लॉर्ड कर्जन के समय ही ये रैले कमीशन जो है नियुक्त किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है, जो कि हंटर कमीशन आया था माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए, जबकि रैले कमीशन आया था उच्च शिक्षा की समीक्षा के लिए, कि भारत में उच्च शिक्षा का स्वरूप और उसके विकास के लिए आगे कौन कौन सी नीति होनी चाहिए, इस पर इसको अपनी रिकमेंडेशन देनी थी रैले कमीशन को। तो इसने दिया भी। आगे चलकर इसी रैले कमीशन के आधार पर भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया जाता है, कि भारत में विश्वविद्यालयों का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, विश्वविद्यालयों के कौन से कर्तव्य होंगे, कौन से दायित्व होंगे। जैसे कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय जो होते हैं वो कई सारे जो आपने महाविद्यालय देखे होंगे वो इन्हीं विश्वविद्यालयों से एफिलेटेड होते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय को परीक्षा करने का, उपाधि या डिग्री देने का भी अधिकार होता है। तो पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत विश्वविद्यालयों को ऐसी शक्ति दी गई। तो ये भी किसके समय पर पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। इसके बाद बात करते हैं सेडलर आयोग। सेडलर आयोग का गठन जो है
चेम्सफोर्ड के काल में किया गया। अब सेडलर आयोग ने पहली बार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया और सेडलर आयोग का कथन था कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को 10+2+3 में बांट दिया जाए। 10 का मतलब है कि पहली से लेकर 10वीं तक की क्लास और 10वीं से 11वीं 12वीं मतलब 2 और इसके बाद उच्च शिक्षा। तो मतलब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की भी समीक्षा करने का प्रावधान जो है सेडलर आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें कि जो हंटर कमीशन था ये प्राथमिक एवं माध्यमिक मतलब 12वीं तक की शिक्षा की समीक्षा करना था, जबकि रेले कमीशन को उच्च शिक्षा की समीक्षा करना था और यहीं पर सेडलर आयोग के द्वारा ये सभी प्राथमिक हो माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा हो इन सभी प्रकार की शिक्षाओं की समीक्षा करने के लिए ये कमीशन जो है तो ये सेडलर आयोग स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चूंकि हमेशा वही बात कही कि जो आपका प्राथमिक जो शिक्षा है यहाँ पर जो है तो मातृभाषा में पढ़ाई जाए। ठीक है, इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा है यहाँ पर आप अगर अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ने में होशियार हैं तो उन्हें जो है तो आंग्ल भाषा में पढ़ाई जाए और उच्च शिक्षा के लिए आंग्ल भाषा ही यहाँ पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ऐसी बातें कही गई। इसके बाद आता है आपका हार्टोग कमीशन। हार्टोग कमीशन 1929 में आता है और लगभग ये जो है तो लॉर्ड इरविन का, यहाँ पर वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड इरविन, जो कि 1929-1928 में साइमन कमीशन 1929 में और फिर आप राउंड टेबल 1 2 3 पढ़ते हैं और फिर गांधी इरविन समझौता भी होता है। तो यहाँ पर जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो जो हार्टोग जो आपका कमीशन आया था उस कमीशन के माध्यम से जो है प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया कि यहाँ पर हमें, चूंकि अभी तक जितने भी आयोग थे वो प्राथमिक शिक्षा को उतना बल नहीं दिया उन्होंने और इसके बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन हार्टोग समिति कमीशन के द्वारा पहली बार जो है तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाना स्वीकार किया गया। ठीक है, कि ग्रामीण स्तर तक आपको प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। इसके बाद शिक्षा पर वर्धा सम्मेलन 1937। तो गांधी जी की अध्यक्षता में वर्धा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जिसे कि वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और 1937 और लगभग इस समय पर भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो वर्धा सम्मेलन था इस वर्धा सम्मेलन में जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, कि भारतीय शिक्षा के स्वरूप को लेकर के एक था आपका कि निःशुल्क शिक्षा, कि भारतीयों में लगभग 6 वर्ष के बाद और या 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है तो निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। और दूसरा था कि मातृभाषा में शिक्षा हो, कि जो प्राथमिक शिक्षा है उच्च और जो माध्यमिक शिक्षा है उस शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए वो आपकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला था कि उद्योग आधारित शिक्षा हो। उद्योग आधारित मतलब कि ऐसी शिक्षा हो कि आप प्राथमिक शिक्षा तो हो गई, जब आप माध्यमिक शिक्षा में दें तो व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ आपको व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल के टाइम पर ही जो है तो इतने हुनरमंद हो जाएं कि आगे चल करके वो अपना इनकम जो है प्राप्त कर सके। और चौथा था स्वावलंबन सिद्धांत। स्वावलंबन सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि ये जो बच्चे यहाँ पर उद्योग आधारित शिक्षा को ग्रहण करेंगे उसके बाद जो इनके द्वारा बनाई गई चीजें होंगी उनको बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो आय प्राप्त होगी उसी आय से क्या होगा, वहां पर जो टीचर्स होंगे उनको वेतन वगैरह दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी की इस वर्धा सम्मेलन में जितने भी 4 सिद्धांत प्रमुख रूप से दिए गए थे इनमें कुछ सिद्धांत तो आगे चलकर स्वीकार किया गया, लेकिन ये जो स्वावलंबन सिद्धांत था इसकी काफी आलोचना भी आगे चल करके किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था आलोचन करने वालों का कि इस सिद्धांत के चलते बालकों का शोषण बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं सार्जेंट योजना, जो कि 1943 में आई थी और यह स्वतंत्र भारत की अंतिम या मान सकते हैं ब्रिटिश भारत की ये अंतिम शिक्षा से संबंधित योजना थी, सार्जेंट योजना, जो 1943 में लाई गई और यह भी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आई।
सार्जेंट योजना के बहुत हद तक प्रावधान ऐसे हमें दिखलाई पड़ते हैं जो अभी कैबिनेट के द्वारा जो पारित है ना, थर्ड शिक्षा पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति, उसके जो काफी हद तक जो प्रावधान है वो हमें सार्जेंट योजना में भी दिखलाई पड़ते हैं या वर्धा सम्मेलन में भी दिखलाई पड़ते हैं, और साथ ही साथ सेटलर आयोग। तो ये अपने आप में, मेरी नजर में ये अपने आप में नई नहीं है, बल्कि ये इन्हीं सब सम्मेलन या जो आयोग, जो कमीशन गठित हुए, उन्हीं कमीशन या सम्मेलन या आयोगों के कुछ कुछ बिंदु लेकर के और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है बनाई गई है। तो सार्जेंट योजना का भी प्रमुख प्रावधान यही था कि शिक्षा व्यवस्था को 10+2+3 में विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, सॉरी, इनका जो प्रमुख मत था वो मत था कि शिक्षा व्यवस्था को पहले तो 3 वर्ष लेकर 6 वर्ष तक की जो शिक्षा है, जिसको आप प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसको लागू कर दिया जाए। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा, और इसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को एक आप ये प्राथमिक शिक्षा है, और यह जो प्राथमिक शिक्षा है 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये आपकी प्राथमिक शिक्षा है, ये आपकी प्राइमरी शिक्षा है। तो ये तो छोटे बच्चों के लिए है, और ये जो छोटे बच्चों के स्कूल का संचालन होगा वो उनका नेतृत्व जो है महिलाओं को दे दिया जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चों को संभालने का हुनर जानती हैं। और इसके बाद 6 से जो 14 का जो प्राथमिक शिक्षा है, ये शिक्षा जो है निःशुल्क और मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। तो ऐसे काफी कुछ हद तक प्रावधान जो है इस सार्जेंट योजना में किए गए थे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इसी समय लगभग द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है, और समाप्त होने के बाद फिर वो अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जाने की व्यवस्था करने लग जाते हैं, और जब भारत छोड़कर चले जाते हैं अंग्रेज, तो यह सार्जेंट योजना जो है फलीभूत नहीं हो पाती है। ठीक है, इसने अपने रिकमेंडेशन तो दी थी, लेकिन रिकमेंडेशन देने के कुछ वर्ष उपरांत ही भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है। तो ये थी हमारे ब्रिटिश कालीन भारत में जितने भी शिक्षा से संबंधित कमीशन हो, चाहे वो आयोग हो या सम्मेलन हो, वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में नाम इनको याद रखना है, ये आपकी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया, कब आया, और जो प्रमुख प्रावधान है वो प्रावधान आपको मेंस के दृष्टिकोण से समझने के लिए आपको आना चाहिए। तो अभी तक हमने ये देखा कि स्वतंत्रता के पूर्व तक भारत में जो आधुनिक शिक्षा का विकास है वो किस प्रकार हमारे भारत में अभी तक हमने देखा। तो आप अभी प्राचीन को छोड़ दें या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो शिक्षा का विकास था उसको एक नजर आप ऐसा देखें, और इसके बाद ये है आपका स्वतंत्रता के पूर्व, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है और जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, उस काल तक की ये सारी शिक्षा योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास का कैसा क्रम रहा। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि सार्जेंट योजना सफल नहीं हो पाई। सफल ना होने का कारण था कि अभी जब वो योजना आई 1943 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और भारत भी उसका हिस्सा बनता है, और 45 में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद 2 वर्ष उपरांत ही अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले जाते हैं, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री होते हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको ध्यान में देना है कि अभी जिस हम मंत्रालय को HRD मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो प्रारंभ में शिक्षा मंत्रालय के रूप में ही जाना जाता था, और राजीव गांधी की सरकार में लगभग 1985 के आसपास शिक्षा मंत्रालय को का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। लेकिन अभी जो नवीन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी, उस नवीन नीति में पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, और जो HRD मंत्री हुआ करते थे वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो ठीक है, जैसे भी रमेश पोखरियाल जी है वो मानव संसाधन मंत्री थे, लेकिन अब जब ये लागू हो जाएगा, पता नहीं उस समय पर कौन
मंत्री रहेगा। लेकिन अभी 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 की मैं बात करूं तो रमेश पोखरियाल एज अ शिक्षा मंत्री आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक तो बात ये थी। अब स्वतंत्रता के बाद जो आधुनिक शिक्षा का जो विकास हमने अभी तक ब्रिटिश काल में देखा, अब स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक राधाकृष्णन आयोग बनाया जाता है 1948-49 में। अब इस आयोग को क्या किया जाता है कि यह आयोग जो है विश्वविद्यालयीन शिक्षा के संबंध में इसको अपनी रिकमेंडेशन देनी थी कि भारत में जो विद्यालयीन शिक्षा है, मतलब कि उच्च शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी उसकी प्रावधान किए जाने चाहिए। इस क्रम में राधाकृष्णन आयोग ने बोला कि आप जो है एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और तदुपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बनाया गया राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, और इसी उपरांत फिर आप देखेंगे कि 1951 में ही खड़गपुर में पहले भारत के पहले आईआईटी की स्थापना भी खड़गपुर में की जाती है। ठीक है, उसके बाद कालांतर में अगर मैं बात करूं तो 1958 में फिर मुंबई आईआईटी की स्थापना होती है, फिर 1959 में आपके कानपुर चेन्नई में स्थापना होती है, और 1963 में दिल्ली आईआईटी की स्थापना होती है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो आपको याद सिर्फ क्या रखना है कि 1951 में देश का पहला आईआईटी कहां स्थापित किया जाता है? खड़गपुर में। और इसके 10 साल बाद 1961 में अहमदाबाद और कोलकाता में देश के पहले 2 आईआईएम स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है मुदलियार आयोग। ठीक है, इनका पूरा नाम है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये साउथ इंडिया के बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है 1952 में, और यह जो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन के आधार पर एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित करती है। तो ठीक है, आपको ध्यान देना क्या है कि जो राधाकृष्णन आयोग था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करता है, जबकि मुदलियार आयोग की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया जाता है 1952 में। इसके बाद आप देखेंगे कि यूजीसी की स्थापना भी होती है 1956 में। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब यह करता क्या है, वो एक बहुत बड़ी डिटेल के फॉर्म में है, लेकिन आपको बता दें कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा कैसी होगी, उसके कोर्सेज कैसे होंगे, उसकी आधारभूत संरचना कैसी होगी, इन सब का निर्धारण कौन करता है? यूजीसी ही करती है, और यूजीसी फिर उनको क्या करती है? अनुदान देती है। ठीक है, इसके बाद बात करें एनसीईआरटी की स्थापना भी फिर तदुपरांत 1961 में हो जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है नवीन शिक्षा नीति में कि जितनी भी विश्वविद्यालयीन शिक्षा होगी, उस विश्वविद्यालयीन शिक्षा का जो पूरा कोर्स होगा, उसका जो प्रारूप होगा, वो कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी ही करेगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन किया जाता है 1964 में, समथिंग लाल बहादुर शास्त्री के ही काल में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत अब ये जो कोठारी आयोग बनता है, ये कोठारी आयोग, इनका जो नाम मिलता है वो है आपका दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी भारत के शिक्षाविद भी थे और एक वैज्ञानिक के तौर पर भी जाने जाते थे। उस समय पर जो विज्ञान आयोग हुआ करता था, उस विज्ञान आयोग के ये मेंबर भी थे, जहां पर होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा और सीवी रमन जैसे दिग्गज वैज्ञानिक थे। उन्हीं में एक थे आपके ये दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो ये आयोग बनाया गया 1964 में, और इसी आयोग की अनुशंसा पर भारत की पहली शिक्षा नीति जो है तो 24 जुलाई 1968 में बनाई जाती है। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब आती है, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आती है। ठीक है, तो इस समय पर लगभग जो प्रधानमंत्री हैं भारत की वो इंदिरा गांधी रहती हैं, और इसके उपरांत ही आप देखेंगे कि शिक्षा को समवर्ती सूची से हटा करके शिक्षा को जो है समवर्ती राज्य सूची में का विषय था पहले ये, और राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है 1976 को। ठीक है, इसके उपरांत अब 1985 में इग्नू की स्थापना की जाती है। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये होती क्यों है इग्नू की स्थापना?
अब अभी तक हमने ठीक है कि एक विश्वविद्यालय आयोग बना जो विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रारूप निर्धारित करेगा, एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना जो स्कूलिंग शिक्षा का जो प्रारूप तैयार करेगा, एक एनसीईआरटी भी हमने बना दिया जो स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करेगा, एक यूजीसी बना दिया जो उच्च शिक्षा के जो विश्वविद्यालय होंगे उनको निर्धारित करेगा, उनके प्रारूप उनके मानक निर्धारित करेगा। और साथ में ये जो इग्नू बना, इग्नू जो कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब कि आप ये दूरस्थ शिक्षा जो है मुहैया करवाती है, क्योंकि भारत जो है एक बहु जनसंख्या वाला राष्ट्र है और इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो अधिकतर जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या की पहुंच जो है वो उच्च शिक्षा तक नहीं हो पाती है। तो उच्च शिक्षा तक पहुंच मुहैया करवाने के लिए या उच्च शिक्षा को उन तक जो है उनको सुलभ करवाने के लिए इस ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में नई दिल्ली में सुल्तानगंज में की गई, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड शिक्षा नीति है भारत की, सेकेंड शिक्षा नीति भारत की 1986 में आती है, लगभग राजीव गांधी के काल में। तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तब भारत की दूसरी शिक्षा नीति आती है जो अभी तक चल रही होती है। और उस शिक्षा नीति में तो आपने देखा है कि जो शिक्षा का प्रारूप मिलता है हमें, वो विद्यालयीन शिक्षा का प्रारूप हमें 10+2 मिलता है। 10+2 मतलब कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक मतलब 10, और फिर इसके बाद 11 और 12 मतलब कि 2 साल। तो बच्चा जो है 12 साल पढ़ने के बाद वो उच्च 12वीं क्लास जो है पास कर पाता था। लेकिन अभी अंतर क्या है, 10+2 को हटा करके अभी हम देखेंगे कि 5+3+3+4 कर दिया गया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरी शिक्षा नीति है भारत की वो 1986 में लाई गई। और इसके बाद 1990 में एक राममूर्ति समिति का गठन किया गया, जो कि शायद नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया था। कि ये राममूर्ति समिति का जो प्रमुख कार्य था वो दूसरी शिक्षा नीति जो 1986 में गठित बनी थी उसकी समीक्षा करना था कि कौन कौन से ऐसे क्लॉज हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में सही हैं और आगे लागू किए जाने चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी 1992 में। और इसके बाद प्रोफेसर यशपाल समिति, ये समिति बनी 1993 में। इस समिति का, प्रोफेसर यशपाल समिति का जो प्रमुख कार्य था वो ये था कि अभी भी बच्चों का जो जुड़ाव था वो विद्यालयीन शिक्षा से नहीं हो पाया था, विद्यालय से, स्कूलों से नहीं हो पाया था। तो इस बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और साथ ही बैग का बोझ कम करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन भी दी कि कैसे हम स्कूल में बच्चों की उपस्थिति, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने एक मानक तैयार किया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, क्लास 6, क्लास 7 के बच्चों को कितना बैग का भार होना चाहिए। तो कई सारे विद्यालय जो हैं वो इस नॉर्म्स को मानते भी हैं। तो हालांकि उन्होंने दिया था जैसे कि कक्षा 1 तक के विद्यार्थी का बैग का भार 1 किलोग्राम होना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जैसे उनकी क्लास बढ़ती है उनके बैग का भार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो स्कूल है वो स्कूल बच्चों को जो है तो एक लॉकर सुविधा भी प्रोवाइड करवाया ताकि बार बार बैग ढो करके घर से ना ले जाना पड़े। एक लॉकर मिल जाएगा तो वहीं पर बच्चों की पुस्तकें रखी हुई होंगी और वहीं लेकर के वो अपनी क्लास में चला जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ रिकमेंडेशन प्रोफेसर यशपाल समिति ने जो है तो भारत सरकार को दी। इसके बाद आप देखेंगे कि 1995 में लगभग भारत सरकार के द्वारा एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी चलवाया जाता है, मतलब मिड डे मील। और ये भी प्रमुख योजना क्यों आई थी, क्योंकि जो स्कूल में, जो सरकारी स्कूल थे उन स्कूलों में जो है बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके, संभवतः इसी के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी लाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद ये द्वितीय शिक्षा नीति, प्रोफेसर ये राममूर्ति समिति और प्रोफेसर यशपाल समिति को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 2014 की। वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातों का उल्लेख था। उन्हीं बातों में एक बात की नवीन शिक्षा नीति या वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव करना। ठीक है, तो ये कोई ऐसा कुछ नया नहीं है कि एकदम से उभर कर आ गया। ये बीजेपी के पिटारे में पहले से ही सम्मिलित था कि हमें भारत की इस शिक्षा नीति में बदलाव करना है। अब इसके लिए किया क्या गया? इसके लिए सबसे पहले
31 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। ठीक है, याद रहेगा क्या किया गया। 14 में देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर बीजेपी सरकार या मोदी सरकार आई, और इसके बाद 31 अक्टूबर 2015 में TSR सुब्रमण्यम समिति गठित की गई, और यह समिति जो है नई शिक्षा नीति या पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है उसने भारत सरकार को सौंपी या HRD मिनिस्ट्री को सौंपी। इसके बाद इस जो नवीन शिक्षा नीति की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति का मसौदा या प्रारूप तैयार किया जाना था। इसके लिए एक नई समिति गठित की जाती है कि कस्तूरी रंजन समिति के नेतृत्व में, या कह सकते हैं कि कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में, जिसे कि उन्हीं के नाम पर के कस्तूरी रंजन समिति रखा गया। अब ये कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं कि कस्तूरी रंजन या रंजन, ये जो है तो उस समय इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने इनकी इस समिति की स्थापना लगभग 24 जून 2017 को की गई थी। अब इन्होंने नवीन शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, और मसौदा तैयार करने के बाद लगभग अपनी रिपोर्ट जो है HRD मंत्रालय को दिया। अब उस मसौदे से संबंधित कुछ संशोधन भी थे, तो लोगों से सुझाव मांगे गए कि आप अपने सुझाव दें कि क्या लगभग कहा जाता है कि 2 लाख जो है सुझाव जनता के द्वारा जो है उनको दिए गए। तो संशोधन होने के उपरांत, कुछ हटाए जाने के बाद, कुछ जोड़े जाने के बाद HRD मिनिस्ट्री ने या भारत सरकार की कैबिनेट ने जो है तो 29 जुलाई 2020 को भारत की तीसरी या नवीन शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी सिर्फ मंजूरी प्रदान की है, लागू नहीं है, और कहा जाता है कि वर्ष 2022 या 23 में इस नवीन शिक्षा नीति को जो है तो लागू किया जाएगा। अब बात यह है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी दूसरी, जो 1986 में आई, और जो ये नवीन शिक्षा नीति है जो 19 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली, इस शिक्षा नीति में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब अभी मुझे लगता है कि आप लोग ये जो दूसरी शिक्षा नीति है 1986 वाली, उससे तो आप सभी लोग परिचित हो गए। अभी हो क्या रहा था कि अभी आप देखेंगे कि हम पहली कक्षा में एडमिशन लेते थे, 10वीं क्लास तक पढ़ते, उसके बाद 11th से हम सब्जेक्ट चूज करते कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें बायो में जाना है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें आर्ट्स लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्ट्रीम्स का अपना चुनाव करते थे 11th में, और उसी स्ट्रीम के साथ हम 12th पढ़ते थे, और उसके बाद हम UG में जाते, ग्रेजुएशन लेवल में फिर PG करते थे। लेकिन अभी क्या था, तो ये जो दूसरी शिक्षा नीति है, इसकी स्कूलिंग को किस पद्धति में बांटा गया था 10+2 में। ठीक है, कि जो बच्चा है वो माना जाता था कि वो 6, जब वो बच्चा 6 साल का होगा तब वो किस क्लास में जाएगा, पहली कक्षा में। ठीक है, अब ऐसे आप लगा लें तो जब वो 10वीं पढ़ेगा तो लगभग वो कितने साल का हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 साल का। जब वो 2 साल 11वीं 12वीं पढ़ेगा तो वो कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। मतलब कि 18 साल का जब बच्चा होगा तो वो जो है 12वीं क्लास उत्तीर्ण हो पाएगा, और फिर इसके बाद वो UG या PG करेगा। अब अभी तक की जो दूसरी शिक्षा नीति में होता क्या था, हमने जो ग्रेजुएशन किया तो अभी तक ये उसमें था कि जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। ठीक है, 4 साल के होने के उपरांत मुझे अगर डिग्री लेना है तो मुझे 4 साल उस विद्यालय में जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे डिग्री मिलेगी। तो मेरे बहुत सारे सहपाठी ऐसे थे कि क्लास की स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट ईयर में लगभग 90 बच्चे थे, और लगभग सेकेंड ईयर आते आते वो उन बच्चों की संख्या में कमी दिखलाई पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन नहीं लगता तो वो छोड़ करके चले गए। तो उनका वो जो 1 साल था, या जो जिन बच्चों ने 2 साल में अपना ग्रेजुएशन छोड़ दिया, उनके वो 1 साल व 2 साल क्या हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब अगर उन्हें कहीं और किसी स्ट्रीम में पढ़ना है तो उनको पुनः जो है शुरुआत करनी पड़ती थी। तो ये कुछ खामियां थी हमारी इस दूसरी शिक्षा नीति में, और इन्हीं खामियों को दूर किया गया हमारी नवीन शिक्षा नीति में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो नवीन शिक्षा नीति है उसका प्रारूप क्या बनाया गया। उसका जो प्रारूप बनाया गया, तो जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा, जो स्कूलिंग शिक्षा है, जो पहले 10+2 की थी, अब उसको बांट दिया गया किसमें, 5+3 में, +3 और +4 में। ठीक है, मतलब कि पहले 5 साल जो पढ़ाई होगी वो क्या होगी, वो होगी पहला बच्चा क्या पढ़ेगा, जब पहले बच्चा तो पैदा हुआ, मतलब 0 साल से 3 साल तक बच्चा घर पे ही रहेगा।
अपनी घर वालों से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, अपनी दादी से कुछ व्यवहारिक ज्ञान सीखेगा। इसके बाद जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, नर्सरी पढ़ेगा। ठीक है, तो नर्सरी पढ़ा जब बच्चा 4 साल का हुआ, KG 1 पढ़ा जब बच्चा 5 साल का हुआ, KG 2 पढ़ा जब बच्चा 6 साल का हुआ, फिर क्लास 1 में जाएगा जब 7 साल का होगा, क्लास 2 पढ़ेगा जब बच्चा 8 साल का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बच्चा कक्षा दूसरी पढ़ेगा तो वहां पर उसका जो पहला चरण है 5 साल का वो पूरा हो जाएगा। कहा यह जाता है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो उसमें कक्षा 1 से ही प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा देखा नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कई सारे प्राइवेट स्कूल जो है नर्सरी प्रॉपर करवाते हैं, KG 1 KG 2 करवाते हैं। हालांकि ये वो कॉन्वेंट स्कूल है जो कि इंग्लिश मीडियम में जहां पर पढ़ाई होती है, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों की मैं बात करूं तो वहां पर आप KG 1 नर्सरी वगैरह, KG 1 KG 2 आप नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भारत सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्री एजुकेशन जो है बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो आधारभूत ज्ञान है वो बच्चे वहां पर प्राप्त कर सके। वो अलग बात है कि आंगनवाड़ी हमारे इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये पहले 5 साल में क्या हुआ, अब जब बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल का हो गया तो बच्चा कहां पर पहुंचा, क्लास 2 में। ठीक है, इसके बाद अब वो बच्चा फिर सेकंड फेज में पहुंचता है क्लास 3 में। यहां पर देखना ये है कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ाई करेगा, क्योंकि अभी तक बच्चा 8 साल का है, इतना बड़ा तो है नहीं कि वो उसको एकदम विषय से लाट दिया जाता है। जैसा अभी हम देखें तो पहली क्लास के बच्चे को ही लगभग 10 पुस्तकें लगती हैं, और वो बैग का भार लगभग इतना हो जाता है कि उठाना उनके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी बच्चा जो है जाता है। स्कूल से इंटरेक्ट करना ही यहाँ पर सबसे पहली मुश्किलात हमें समझ में आती है कि बच्चा तो स्कूल के नाम से ही बहुत डरता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो पहला स्टेज है कि सिर्फ बच्चे को प्ले स्कूल के माध्यम से जो है तो बच्चे का पढ़ने के प्रति जो है रुचि पैदा की जाएगी, या खेल कूद के माध्यम से उसे शिक्षा दी जाएगी। वहां पर पुस्तकों का ऐसा प्रयोग वृहद तरीके से नहीं होगा। बहुत सारे अभी आप देखेंगे कि आपको कई बड़े बड़े शहरों में प्ले स्कूल मिल भी जाएंगे, जहां पर पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि खेल कूद के माध्यम से वहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसा अंतर समझे कि एक पुस्तक है, वहां पे लिखा हुआ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, फोटो बनी हुई है, और दूसरा प्ले स्कूल है जहां पर बच्चे को एप्पल ही दे दिया जाएगा, उसको बॉल ही दे दी जाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार से बच्चा क्या है, उन चीजों से ज्यादा जुड़ाव अपने आप में उसको मिलता है, तो उसको सीखने की ज्यादा रुचि जो है खेल खेल में ही मिल जाती है। और यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा कि बच्चा 80% लाया है, 90% लाया है, 54% लाया। ठीक है, तो क्लास 2 तक। अब इसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो पुनः 3 साल का है। 3 साल का मतलब कि बच्चा 3rd क्लास पढ़ेगा, 4th क्लास पढ़ेगा और 5th क्लास पढ़ेगा। अब ये वो स्टेज है जहां पहली बार बच्चे को पुस्तकों से जो है तो उसका आमना सामना वहां पर होगा। और ये पुस्तकें किस लैंग्वेज में होंगी, ये उस बच्चे की मातृभाषा में होंगी। अगर वो हिंदी भाषी राज्यों में रहता है तो हिंदी होगी उसकी मातृभाषा, मराठी में है तो उसकी मराठी में पुस्तकें होंगी। ठीक है, या साउथ इंडियन में है तो वहां की लोकल लैंग्वेज जो भी है उन मातृभाषा में वो बच्चा अपनी स्कूलिंग या थर्ड फोर्थ और 5th क्लास की पढ़ाई पूरी करेगा। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम वगैरह भी लिए जाएंगे, लेकिन मूलभूत ये है कि यहाँ से बच्चों का जो जुड़ाव है वो विद्यालय के साथ साथ पुस्तकों से भी कर दिया जाएगा। और पढ़ाई किसमें होगी, आपको याद रखना है, मातृभाषा में। अब तीसरा चरण आता है फिर 3 ईयर का। 3 ईयर का मतलब कि अब बच्चा 6th पहुंचा, 7th पहुंचा और 8th क्लास में पहुंचेगा। अभी यहाँ पे देखना है कि बच्चा 8 साल का था, अब यहाँ बच्चा 9 साल का होगा, 10 साल का होगा, 11 साल का, यहाँ 12 साल, यहाँ 13 साल, यहाँ 14 साल का। जब वो 8वीं क्लास पहुंचेगा तो बच्चा कितने ईयर का हो जाएगा, 14 ईयर का। अब यहाँ पर क्या होगा 6th 7th 8th में, यहाँ पर है कि बच्चे को जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सारे विषयों का यहाँ पर उसको अध्ययन करना पड़ेगा। अब उस अध्ययनरत पुस्तक की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज कहा गया है कि यहाँ पर बच्चा जो है तो 3 लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा। एक तो उसकी जो है मातृभाषा, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, और साथ में वो किसी भी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से भी किसी एक भाषा का वो चयन करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात बताऊं तो हिंदी में तो पढ़ना है, साथ ही आप जो है तो
किसी तमिल को आप ले सकते हो, संस्कृत को ले सकते हो, आप उर्दू को ले सकते हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वो स्कूल की चॉइस होगी कि वो किस किस लैंग्वेज में अपनी विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज में पढ़ाई करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो इसके बाद सारे सब्जेक्ट होंगे और है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब व्यवहारिक ज्ञान तो आपको पुस्तकों के माध्यम से प्रदान किया ही जाएगा, साथ ही आपको व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाएगा 6th 7th और 8th में ही। मतलब कि अगर कोई बच्चा जिसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ठीक करना अच्छा लगता है, ठीक है ना, कोई है तो कारपेंटर का काम करना चाहता है, तो इस प्रकार के ज्ञान या व्यवसायिक क्लासेस भी उस क्लास में बच्चों को प्रदान किए जाएंगी 6th क्लास से ही। ठीक है, तो जब बच्चा 6th 7th 8th में भी उन चीजों को पढ़ेगा, तो उन चीजों को पढ़ने के अनुसार जिसमें उसकी रुचि होगी, तो निश्चित तौर पर वो आगे चल करके उसमें ही अपना कुछ व्यवसाय या आप कह सकते हैं कुछ भी करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को क्या है, व्यवसायिक ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। और यही वोकेशनल ट्रेनिंग जिसकी बात हम करते हैं वर्धा शिक्षा सम्मेलन में, जो बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी कि उद्योग जनित जो है बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले जो लास्ट स्टेज है 4th, वो है क्लास 9th 10th 11th और 12th की बात। तो यहाँ पर बच्चा 14 ईयर का था, यहाँ पर 15 16 17 और 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था कि हम जब 10+2 पद्धति को देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चा 11वीं में आने के बाद अपने स्ट्रीम्स का चयन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चा जो है 9th में आने के बाद अपनी स्ट्रीम्स का चयन करेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम्स का स्पष्ट विभाजन नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जब आप 11th में मैथ्स लेते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना बड़ा अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन आपको मैथ्स तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगर मैथ्स लेना है तो आपको केमिस्ट्री अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी, ऐसी बाध्यता अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर मैथ्स अच्छी रुचि रखते हैं तो आप मैथ्स तो लेना ही है आपको, साथ में अगर आपको हिस्ट्री भी लेना है, आपको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना है, आपको अकाउंटिंग लेनी है, तो आप कुल मिला के वो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आप चूज कर सकते हो और उसी स्ट्रीम में फिर आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो है तो 9 स्ट्रीम होंगे, कोई स्ट्रीम नहीं होगा। आप बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट को आप चॉइस में आप ले सकते हो। इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम जो है, जैसे बोर्ड्स का बहुत हुआ होता है कि बोर्ड एग्जाम है 10वीं 12वीं है, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है कि उसको पता है कि फेब या मार्च के शुरू में बोर्ड एग्जाम होने हैं, तो वो पूरे साल भर मस्ती करते हैं और फिर जनवरी फरवरी से पढ़ना चालू करते हैं। तो ऐसा ना करते हो, बोर्ड एग्जाम में को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम के रूप में आपको हर 6 महीने आपसे एग्जाम लिए जाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब कि आपको काफी सारे सब्जेक्ट का चुनाव किया जा सकता है कि आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आप आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक आपको फॉरेन लैंग्वेज भी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। फॉरेन लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हैं जो उस स्कूल में उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा बनी, हालांकि यहाँ पर भी देखिए बच्चा अभी 18 साल में ही 12th पास कर रहा है, और यहाँ पर चूंकि क्या था कि 6वीं के बाद बच्चा पहली क्लास में पहुंचता था, तो यहाँ पर लगभग फिर भी वो 10 और 2 12 और 6 18 साल होने के बाद भी यहाँ पर भी 12वीं उत्तीर्ण कर रहा है। लेकिन स्कूल में एंट्री यहाँ पर 6 साल के बाद होती है और यहाँ पर 3 साल के बाद शुरू हो जाएगी। चलिए, तो ये बात तो थी स्कूलिंग शिक्षा में जो परिवर्तित किया गया परीक्षा के स्वरूप में। ये 10+2 पद्धति है और यहाँ पर आपको 5+3+3+4 पद्धति है। अब बात करते हैं यूजी की, यूजी में क्या चेंजेस किए जाएंगे। अभी तक हमने देखा था कि जो पुरानी पद्धति थी कि अगर एक बार बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, यूजी मतलब कि आप स्नातक करने जा रहे हैं, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको उनका एक समयावधि होती है इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बात की कि 4 साल की होती है। तो अभी क्या कर दिया गया है कि अगर बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेता है, डिग्री नॉर्मल सामान्यतः 3 साल में आपको आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो जब बच्चा 1 साल कंप्लीट होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस डिग्री से संबंधित वहां पर लिखा होगा
डिग्री विद सर्टिफिकेट, जो कि आपने वो आपको दर्शाएगी कि आपने सिर्फ वहां पर कितने साल की पढ़ाई की है, 1 साल। अगर यूजी में ही बच्चा 2 साल पढ़ता है तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल अगर पूरा कोर्स करता है तो उसको डिग्री प्राप्त हो जाएगी, और 4 साल पढ़ता है तो उसको डिग्री के साथ साथ रिसर्च एक शोध का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, अगर बच्चा सिर्फ नौकरी करना चाहता है कि वो डिग्री क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसी नौकरी प्राप्त करनी है, और उस नौकरी की जो योग्यता है वो है कि आप स्नातक होने चाहिए। तो बच्चा 3 साल ही पढ़ेगा, फिर वो आगे नहीं पढ़ेगा। लेकिन किसी को उसी विषय में आगे शोध भी करना है तो वो क्या करेगा, डिग्री के साथ ही 4 वर्ष का जो है तो ये पूरी 4 साल तक वो तैयारी अपना पढ़ाई करेगा। तो इसमें ऐसा फर्क क्या है पुरानी और नई में? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले क्या होता था कि अगर हम यूजी में हमने एडमिशन लिया, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो 1 साल के बाद अगर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि या तो वो अपने माता पिता के दबाव में, या तो सिर्फ मेरे दोस्त के कहने पे कि उसने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ एडमिशन, ऐसे करके वो लेते हैं, लेकिन उनकी रुचि बिल्कुल रहती है नहीं। अब गए एडमिशन लेने, अब वो ले तो लिए, 1 साल पढ़ाई की, अब कुछ समझ में आया नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। तो ये 1 साल जो था उस बच्चे का, वो क्या होता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर वो 1 साल भी पढ़ता तो उसे 1 साल के आधार पर क्या मिल जाएगा, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और देखना है कि अब मान लीजिए कि 2 साल के बाद वो पुनः वापस लौट कर आता है कि मुझे अब फिर से करनी है इंजीनियरिंग। तो पहले क्या होता था, अब आपको स्कूल से पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से। लेकिन चूंकि यहाँ पर बच्चा अगर 1 साल में छोड़ा है तो सर्टिफिकेट तो था, 2 साल में छोड़ा है तो डिप्लोमा तो था, तो जहां पर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी थी वहां से वो पुनः भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रमाण पत्र है कि मैंने 1 साल जो है यहाँ पर ये कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री का समझ में आया आपको कि 3 साल अगर पढ़ता है तो डिग्री मिलेगी, 4 साल जो है अगर आपको किसी विषय में शोध करना है तो 4 साल का आपका पीजी होगा। ठीक है, अब आते हैं पीजी में। तो पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि स्नातकोत्तर। अगर किसी व्यक्ति ने डिग्री जो यूजी की पढ़ाई है वो 4 साल की है, मतलब कि डिग्री के साथ साथ रिसर्च भी किया हुआ है, तो उसका यूजी कंप्लीट कितने साल में हो जाएगा, 1 साल में। मतलब मात्र उसको 1 साल का समय देना होगा और उसका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। जिस किसी विद्यार्थी ने 3 साल की डिग्री बस प्राप्त की है यूजी के अंतर्गत, तो उसे पीजी के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा। समय पीरियड लगभग एक है, इसने यहाँ पर अपने जीवन काल के 4 साल दिए, तो यहाँ पर उसको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब 5 साल में यूजी प्लस पीजी हो गई। और यहाँ पर इसने 3 साल, जिस व्यक्ति ने भी डिग्री किया है, तो उसको यहाँ पे कितने साल देने पड़ेंगे, 2 साल, मतलब 5 साल यहाँ भी। और एक और प्रोग्राम दिया गया है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि यूजी और पीजी, आप ये दोनों कॉम्बो पैक एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 साल में आपका यूजी भी और पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एमफिल की बात करूं तो एमफिल को नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है और पीएचडी को वैसे का वैसा ही शामिल रखा गया है। और बात है व्यय की, तो हमने पढ़ा था कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ठीक है, जब हम सार्जेंट योजना पढ़ते हैं कि 1943 में, तो उस समय पर शिक्षा में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अभी हम बात करेंगे कि जो नवीन शिक्षा नीति, जो कि अभी तक जो शिक्षा नीति थी उस पर भारत के कुल जीडीपी का लगभग 4.3% जो है व्यय किया जाता था, लेकिन इस नवीन शिक्षा नीति के तहत अब भारत की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और साथ ही मैंने बताया कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, वह एचआरडी मंत्री को शिक्षा मंत्री के भी रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था। ये तो हालांकि आपको अभी जब चीजें आएंगी समझ में तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ भी लेंगे, स्पष्ट भी हो जाएगी आपकी। लेकिन मेरा उद्देश्य प्रमुख रूप से बताना ये था कि जो आधुनिक शिक्षा का जो विकास है, वो चाहे वो ब्रिटिश काल में हो या चाहे वो स्वतंत्र भारत में हो, वो किस किस प्रकार से और किन किन समितियों के माध्यम से किनका क्या योगदान था, वो मैं आपको बताना मेरा मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।